बचपन में गांव में सुना करते थे कि फ़लाँ गैजेटेड ऑफिसर बन गया, तो बड़ी हसरत होती थी जाकर पास से देखें, समझें और जानने की कोशिश करें कि ये गैजेटेड ऑफिसर होता क्या है। आज हज़ारों वैकेंसीज़ खाली हैं गैजेटेड ऑफिसर्स की पूरे जम्मू कश्मीर में, मुख्तलिफ़ महकमा जात में, जिसमें से केएस हो सकता है, केपीएस हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, कॉलेज लेक्चरर हो सकता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर हो सकता है। ऐसी बेशुमार वैकेंसीज़ खाली हैं, लेकिन 9 महीने से इनको रिक्रूट करने वाली जो एजेंसी है पब्लिक सर्विस कमीशन, वो मौजूद ही नहीं है और ये हमारे सामने एक चर्चा का विषय भी नहीं है। ये कहानी बहुत लंबी है। मेजर जनरल यादव सिंह जब 1957 में बने थे पहले चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के, 21वें बनने जा रहे थे कल बी आर शर्मा, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनका ऑर्डर ही विड्रॉ हो गया। कहानी लंबी है, इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, मुख्तसर आज इसके बारे में बात करूँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। एस.एल. भट्ट थे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन 2009 में, जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। नौजवान, बिल्कुल यंग, डायनेमिक, और सब लोग देखते थे कि भाई ये एक तब्दीली लाने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, और वाकई काफ़ी हद तक साबित भी हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने कुछ अरसा के बाद अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए खुर्शीद गनई, लेकिन साल डेढ़ साल के बाद क्या हो गया कि 2010 में, आपको याद होगा, कश्मीर में एक मैसिव समर अनरेस्ट जिसको बोला जाता है, वो क्राइसिस हो गया, जिसमें 100 से ज़्यादा नौजवान लोगों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कन्फ्रंटेशन में जानें भी गई। हालात इस किस्म के पेचीदा बन गए कि पूरे मुल्क भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब ये चर्चा बननी शुरू हो गई कि जम्मू कश्मीर के हालात को कैसे संभाला जाए। दिल्ली में डिस्कशन हुआ करती थी। मेरा ये मानना है कि 1947 से लेकर आज तक किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में एक नेहरू और एक जिन्ना हर डिस्पेंसेशन में ज़रूर रहे हैं। तो वहाँ पे अक्सर बात हुआ करती थी कि हालात को तब्दील किया जाए या उमर अब्दुल्ला को तब्दील किया जाए। किसी नतीजा के ऊपर नहीं पहुंच सके तो सोचा कि सिस्टम को तब्दील करके देखते हैं। तो एक अगस्त के महीने की बात है, अगस्त 2010 में अचानक से एक ऑर्डर आ गया कि जिसमें लार्ज स्केल तब्दीलियां, हसीब दराबू को बतौर चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक हटा दिया गया और कश्मीर के नए आईजीपी लाए गए, एक नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, उनको अपॉइंट किया गया, बेशुमार ऑफिसर्स के तबादले किए। इसी दौरान खुर्शीद गनई को उमर अब्दुल्ला के बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रिमूव कर दिया गया। पता नहीं अब ये अहकामात किसके थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला के नहीं थे, जिन्ना के थे या नेहरू के थे, ये बात मैं आप पे छोड़ देता हूँ। क्योंकि उमर अब्दुल्ला उन दिनों कई बार कह चुके थे कि भी श्रीनगर में किस जगह पे कर्फ्यू भी लगाना है मुझे पता भी नहीं होता है। एसपी को दिल्ली में डायरेक्ट ही बात हो जाती है, वो फैसला ले लिया करता है। तो लिहाजा उमर अब्दुल्ला भी ये उनका अपना फैसला नहीं रहा होगा कि खुर्शीद गनई को हटाया जाए। वो उनके साथ काफ़ी अफेक्शन रखते थे, काफ़ी पसंद करते थे गनई साहब को। उसके बाद गनई रहे उमर अब्दुल्ला के ही कमांड में, यानी चीफ मिनिस्टर खुद ही होते हैं प्लानिंग के मिनिस्टर भी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे प्लानिंग और डेवलपमेंट, और कुछ अर्सा के बाद वो दिल्ली चले गए, एडिशनल सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वहाँ से वापस आए 2014 में, जब उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जाने वाली थी, तो आखिरी दिनों में, यानी कुछ हफ्ते पहले, अपनी मियाद पूरी करने के कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने एक ऑर्डर किया और खुर्शीद गनई साहब को वो अपॉइंट करके चले गए पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन। अब जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कैबिनेट का एक फ़ैसला होता है, वो अपॉइंट करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन, ये फ़ाइल जाती है दस्तखत होने के लिए राजभवन में। जब गवर्नर साहब इसके ऊपर अपनी एक्सेंट देते हैं, वो अपना वो मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये हुक्म आपने ठीक किया है, उसके बाद फॉर्मल ऑर्डर्स हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरीट से शाया होते हैं। जब ये गवर्नर साहब के पास गई तो गवर्नर ठहरे वहाँ पे वोरा साहब। उन्होंने देखा, वो भी नेहरू के ज़माने के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कौन सा स्टाइल है आपका काम करने का। आपका मन बना कि भी फ़लाँ ऑफिसर को मैंने रिहेबिलिटेट करना है या किसी अच्छी जगह पे लगाना है, और आप उसका ऑर्डर देकर चले गए। उन्होंने वो फाइल दबा दी। उन्होंने खुर्शीद गनई और जो बाकी लोग हैं, जो मेम्बरान उमर अब्दुल्ला साहब अपॉइंट करना चाहते थे, उस फाइल को उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो ये आपकी गवर्नमेंट ही लैम डक थी, आपने आखिरी जाते जाते ये फैसला किया, और दूसरे जो इसमें कोडल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सारी होती हैं, माना कि खुर्शीद गनई की जो पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी थी और इंटीग्रिटी भी जो है वो उनकी कभी कोई गुंजाइश नहीं रही किसी शक की उनके कामकाज के ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी और ईमानदारी के ऊपर, वो अपनी बात रही। लेकिन क्या आप अपनी जगह ही फैसले ले लेंगे कि ये आदमी ईमानदार है, मैं इसको किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर लगा लूँगा? अगर एक सेट ऑफ रूल है कि विजिलेंस की क्लियरेंस होनी चाहिए, फ़लाँ जगह से क्लियरेंस होनी चाहिए, तो वो हो जानी चाहिए। तो उन्होंने वो फाइल रोक दी। अब
जो नई इलेक्शंस हो गए, एक नई गवर्नमेंट बनने का जो निज़ाम है वो डिले हो गया काफ़ी देर तक, क्योंकि एक हंग वर्डिक्ट था और नई गवर्नमेंट नहीं बन पाई। लगभग दिसंबर 2014 से लेकर 28 फरवरी 2015 तक जो कमांड है गवर्नेंस की सारी वो रही वोरा साहब के हाथ में बजाते खुद। इस दौरान भी वोरा साहब कोई ख़ास फैसला नहीं कर पाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कैसे वापस बहाल किया जाए और इसके चेयरपर्सन किस तरह से बनाए जाएं। लेकिन जाते जाते 26 या 27 फरवरी का मुझे याद है, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स क्रिएट कर दिया कि आइंदा अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसा अदारा है जो कि जिसकी इंटीग्रिटी मजबूत सिर्फ होने से ही काम नहीं चलेगा कि ये अनबायस्ड है, ये एक अच्छा अदारा है। इस लोगों का ऐसा इसमें यकीन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो एक नए सेट ऑफ रूल्स बना गए। वो उन्होंने कह दिया कि आप ऐसा कीजिए कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए और नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को इनवाइट कीजिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कीजिए कि ये ऐसे लोग रह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और ऐसे लोग रह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान। उसके देखते एक टाइम लिमिट तय कीजिए कि इस दौरान आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट है वो आपके पास अप्लाई करें, और वो जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आप एक जूरी बनाइए, वो उसको स्क्रूटनाइज करे और वो देख ले कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके पास बनती है, उसके मुताबिक आप एक सिलेक्शन कीजिए। यानी जो एक सुपर सेलेक्टर बॉडी आप बनाने जा रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ ए सुपर सेलेक्टर बॉडी, जो हाईएस्ट जो ब्यूरोक्रेसी स्टेट के अंदर की होती है, और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज लेक्चरर्स हैं वगैरह वगैरह बेशुमार गेजेटेड नौकरियां हैं, उनके लिए वो सिलेक्शन करते हैं ताकि लोगों को ये भी यकीन हो कि ये भी किसी प्रोसेस से सिलेक्ट होकर आए हैं। ऐसे ना हो कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेवरेट था, ये पीडीपी का था, ये बीजेपी का था। ये रूल उन्होंने बना दिए। लेकिन इन द मीन वाइल महबूबा मुफ्ती दिल्ली गई, उन्होंने अमित शाह को शॉल दिया, मुजफ्फर बेग उनके साथ थे और वहाँ से ऐलान किया कि हमारी अलायंस गवर्नमेंट बनने वाली है। 1 मार्च को बन गई पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट। वो जो वोरा साहब का सेट ऑफ रूल्स था वो उन्होंने उठाया तो साइड पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये नेहरू का ज़माना थोड़ा है कि ये आपकी फाइलें इसी तरह की चलती रहेंगी, हमारा भी अपना स्टाइल है काम करने का। पहली कैबिनेट मीटिंग, जो इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग हुई मुफ्ती गवर्नमेंट की, उसमें जो पहला फैसला लिया गया वो ये था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और अच्छी बात भी है कि एक चीज़ लंबित पड़ी है और आप आते हैं, आते आते सबसे पहला काम वो करते हैं, लोगों का एतमाद भी आप में बढ़ता है कि देखिए आप जो पेंडिंग काम है वो जल्दी जल्दी क्लियर कर रहे हैं। इनके जहन में पहले से था कि किसको बनाना है चेयरपर्सन। लतीफ़ुज़्ज़मान देवा, वो काफ़ी अच्छे ऑफिसर, अच्छी इंटीग्रिटी के ऑफिसर वो रहे हैं, लेकिन बाद में एम्ब्रॉयल हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के इंस्टीट्यूशन में। देवा को इन्होंने बनाना था चेयरमैन और 2-3 मेंबर्स इनके जहन में थे। लेकिन अब ये जो बीजेपी वाले इनके साथ अलायंस पार्टनर थे नए नए, इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो सेक्रेटरीट के अंदर पहली बार गए हुए थे। ज़्यादातर लोग, शायद एक लाल सिंह को छोड़कर बाकी ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने काबीना का कमरा, काबीना कैसे बैठती है, चीफ मिनिस्टर नज़दीक से कैसा लगता है, ये पहली बार देख रहे थे। तो इन्होंने पीडीपी वाले, ये तो मजे हुए थे क्योंकि पीडीपी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो कई पार्टियों से गोते खा के आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा देवा, बीजेपी वाले कहते ठीक है जी देवा जाने दो। तो उन्होंने कुछ और नाम ले लिए, कहते कि जी.आर. भगत। कुछ महीने बाद उनके ऊपर एफआईआर लगी, एक रेड भी हो चुकी हुई है। तो बीजेपी वाले खुश हो गए कि भी ठीक है, शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, ये बात भी अच्छी है। इन्होंने कहा ऋषि डोगरा, कहते जी ये तो बड़ी अच्छी गल है, ये तो अपने जम्मू के डोगरा भी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई है इसमें। इन्होंने कहा प्रोफेसर ये प्रोफेसर वो। तो बीजेपी वाले बहुत खुश हो गए कि फजूल में लोग बातें करते थे पीडीपी के बारे में कि ये बायस्ड हैं, रीजनली इस तरह से करते हैं, ये तो देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने किया। फाइल भेजी इन्होंने गवर्नर के पास, तो गवर्नर साहब ने, वही थे वोरा साहब ही बैठे हुए थे अभी, उन्होंने वापस फाइल भेजी उनके पास। वो कहते ये क्या कर रहे हैं आप, आपने पता भी लगाया है कि जिन लोगों को आपने रिकमेंड किया है एज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट सिचुएशन है क्या है, क्या ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करने की पोजीशन में हैं भी हैं या नहीं, इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, आपने किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड चेक किया है। 2-3 लोगों के नाम इन्होंने भेजे कि इनका पता तो लगाएं ये कहाँ पे हैं।
गवर्नमेंट के पास गए तो उनको भी काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि वाकई ये जल्दबाजी में इसी तरह से हो गया। फिर दोबारा से एक्सरसाइज हुई, दोबारा से नाम भेजे गए, विजिलेंस क्लियरेंस भी हासिल की, सब कुछ किया, देवा बने रहे, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको वो पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं ला सके, क्योंकि वो ऐसे जल्दी में खाना पूर्ति कर रहे थे कि 3-4 लोगों को रखना था, बाकी वालों को लाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए वो कर रहे थे। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई 2015 में, ये मेरे ख्याल से अपने टाइम की सबसे कंट्रोवर्शियल पब्लिक सर्विस कमीशन रही। बहुत सारे इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट तक भी के पास भी गए, और कुछ फैसले इनके स्क्रैप भी हुए, कुछ लिस्टें स्क्रैप भी हुई, और मुसलसल 4-5 साल तक जो हैं बच्चे बच्चियां जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों के ऊपर ही रहे। और अब 9 महीने से पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे पास नहीं है। अब कल एक ऑर्डर आया कि BR शर्मा चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे 2016 तक जम्मू कश्मीर में। फिर अचानक एक दिन कैबिनेट की मीटिंग थी और वो कैबिनेट के नोट्स लेकर जा रहे थे, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा एक मिनिस्टर को कि शर्मा को बताइए कि वो आज कैबिनेट मीटिंग में नहीं आएंगे। वो मिनिस्टर नहीं कह सके, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला, जो चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको बोला कि आप इन्फॉर्म कीजिए शर्मा को कि वो ना आए कैबिनेट की मीटिंग में। वो भी ये इतला नहीं दे सके। फिर वापस एक और मिनिस्टर को बोला, उन्होंने इतला दी। तो अब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि जी मैं आ जाऊं एज सेक्रेटरी टू कैबिनेट और आज की कार्रवाई हैंडल करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, सेक्रेटरी GAD ही कर लेंगे। तो सेक्रेटरी GAD को बिठा के वहाँ पे उन्होंने आर्डर पास किया कि शर्मा इज़ नो मोर चीफ सेक्रेटरी। नए चीफ सेक्रेटरी बन गए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको बना दिया एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, यानी उनकी इज्जत रखने के लिए कि जब तक आपको मरकज़ में कोई नई पोस्टिंग मिल जाती तब तक आपके पास एक दफ्तर, गाड़ी, बंगला वगैरह रहेगा। इन द मीनवाइल शर्मा चले गए दिल्ली में, और दिल्ली में जाकर वो होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी चले गए किसी एक विंग के। उसके बाद सेक्रेटरी भी बन गए, होम डिपार्टमेंट में ही रहे, और रिटायरमेंट के कुछ देर पहले उनको बना दिया गया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो एक सबॉर्डिनेट सर्विसेज का बोर्ड होता है सेंट्रल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, उसका चेयरपर्सन। और ये बात शायद जहन में रखते हुए कि ये 2 साल तक इसके चेयरपर्सन बने रहेंगे, उनको रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले 2 साल की एक्सटेंशन भी दे दी। जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कल हम देखते हैं, उससे ये लगता है कि शर्मा, एक कहावत है कि 1 in hand इज़ बेटर दैन 2 in bush। शर्मा साहब ने वहाँ पे भी अपनी एक्सटेंशन ले ली, और वहाँ पे भी कहीं पे अपना एक वो राब्ता बना के उन्होंने रखा हुआ था कि पोस्ट रिटायरमेंट। जम्मू कश्मीर में एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप अगर अच्छे ऑफिसर रहे हों या अपने सर्विस के आखिरी सालों में, तो आप कभी रिटायर नहीं हुआ करते। रिटायरमेंट के बाद अगर सियासी माहौल यहाँ पे बना हुआ है, आप MLC बनेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर जाएंगे, या आपको पोस्ट रिटायरमेंट कोई पोजीशन मिलेगी। आप कहीं वाइस चांसलर जा सकते हैं, किसी बोर्ड के, किसी कॉरपोरेशन के आप चेयरमैन बन सकते हैं, कहीं किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के आप मेंबर बन सकते हैं, और इस तरह से करके, यानी आप घर जाते हैं एक दिन, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली आप नहीं जाते। लेकिन शर्मा ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, सोर्सेज के बेसिस के ऊपर नहीं कह रहा हूँ। शर्मा ने मेरे ख्याल से 2 जगह पे अपना एक जो वो डायलॉग खोल के रखा हुआ था। एक तो वहाँ पे भी उनको एक्सटेंशन मिली हुई थी, और दूसरा जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अपना एक डायलॉग ओपन करके रखा हुआ था। नवंबर के महीने में वो आए भी थे यहाँ पे, और काफ़ी लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद दिसंबर में जब गवर्नमेंट देख रही थी कि जो खाली हैं इंस्टीट्यूशंस और जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है जिन इंस्टीट्यूशंस को भरने के लिए, उनको फिलअप कैसे किया जाए, इसी दौरान जैसे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसको उसमें इंपॉर्टेंट वैकेंसी फिलअप करनी थी। जिस दौरान वो वैकेंसी फिलअप की थी, उस दौरान शर्मा साहब का नाम भी कंसिड्रेशन में आया था। लेकिन अब क्योंकि ये कमीशन आपने बनाना है, हमें अंदाज़ा है इस बात का कि ये 9 महीने से कमीशन खाली क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी रिटायरमेंट का इंतज़ार है, उनको अभी रिटायर होना है। कुछ लोगों की जो एक्सटेंशन इन सर्विस है, एक्सटेंडेड सर्विस है, वो ख़त्म होनी है, उसका इंतज़ार है कि वो हो जाए, और उसके बाद जो है कमीशन को उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि वो इमीडिएटली उसमें कमीशन के आके मेंबरान बन जाए। इस तरह से शर्मा का ये आर्डर हो गया। तो दिल्ली में इतला मिली कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे भी एक ले लिया है
रिवार्ड और वहाँ पे भी रिवार्ड ले लिया है। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में, मुझे तफसीलात का पता है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता मिस्टीरियस, क्योंकि अभी इवॉल्विंग प्रोसेस है, थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी तो इसके बारे में बोलेंगे। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में उनका ऑर्डर हो गया है विड्रॉ, लिहाजा पब्लिक सर्विस कमीशन का इस वक्त चेयरपर्सन कोई भी नहीं है। और ये अच्छा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन नहीं है, ये अच्छा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस वक्त है ही नहीं है, क्योंकि अगर होती तो कश्मीरी चिल्ला रहे होते कि डोगरे को चेयरमैन और ज़्यादा डोगरे मेंबर क्यों बनाए हुए हैं, और डोगरे चिल्ला रहे होते कि कश्मीरी को चेयरमैन और ज़्यादा कश्मीरियों को मेंबर क्यों बनाया हुआ है। लिस्टें आती, उसमें से लोग मज़हब गिनते देखते, उसमें से लोग रीजन देखते देखते कि हाँ ये था ना चेयरमैन और इसकी वजह से ये ज़्यादा आ गए, वैसे वर्षा। ये ऐसी बात नहीं है कि ये देवा के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कह रहा हूँ। 20 हुए हैं शर्मा साहब तो क्योंकि अभी बन नहीं पाए। शर्मा साहब से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं वो 1957 से लेकर अभी हाल तक, पिछले साल तक 20 चेयरपर्सन हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। और जो बाइनरी है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें से जो 11 हैं वो एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और 9 दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा ये फेयर बैलेंस जो है वो इस इंस्टीट्यूशन में ज़रूर रहा है। तभी मैं कहता हूँ कि अगर वो रहता तो ये नाराज़, वो ये रहता तो वो नाराज़। अब कश्मीरियों और डोगरों के अलावा कुछ और भी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ और भी सब रीजन्स हैं जम्मू कश्मीर में। पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, बदरवाई हैं, किश्तवाड़ी हैं, वो बारामूला कुपवाड़ा के हैं, ना वो कश्मीरी मेन स्ट्रीम में फ़िट हैं, ना पहाड़ी और गोजरी मेन स्ट्रीम में फ़िट हैं। तो वो मार्जिनस पे बैठकर ये तमाशा देखते रहते हैं कि ये चल क्या रहा है इनके दरमियान। वो कहते भी लड़ते रहो लेकिन हमारे बच्चों को भर्ती होने दो। इसीलिए आप देखते हैं KAS, IAS, मुख्तलिफ जो शोबे हैं, कॉलेज लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, ये इन एरियाज़ में से लोग ज़्यादा आ जाते, कहते हैं इनको शहरी लोगों को लगे रहने दो, हम मेहनत करते हैं तो चलते हैं इसमें। तो ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे PILs के एक्सपर्ट्स हैं, जो ज़मीनों के मामले में, रोशनी के मामले में, अंधेरे के मामले में एक के बाद एक PIL कोर्ट में लेकर जाते हैं, वो भी कोई PIL VIL लेकर कोर्ट में इस सिलसिले में नहीं गए, क्योंकि हाउ डज़ इट मैटर, पब्लिक सर्विस कमीशन ही तो है ना, है ही नहीं है जब, तो नाराज़गी किसके साथ। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आप रिफ़्लेक्ट कीजिए कि हमें PSC भी चाहिए या नहीं चाहिए। कल हम बात कर रहे थे कि आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि हमें दरबार मूव चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, आखिर में आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट ज़रूर करते रहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।